2020 की शुरुआत में पहले तो जितने भी व्यूअर्स हैं जो यूट्यूब के जरिए इस माध्यम से वेबिनार में जुड़े हैं, उनको नए साल की हार्दिक शुभकामना। और आज का हमारा सब्जेक्ट जो है वो अपील बाय टैक्स पेयर्स का है। ये वेबिनार हम लोगों ने हिंदी में रखा है ताकि जो भी हिंदी भाषी क्षेत्र के एप्लीकेंट्स हैं, जो भी अपीलार्थी हैं, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो और वो अपने आवेदन, अपील के आवेदन को, जो भी जीएसटी धारक हैं वो ये अपील कैसे फाइल करेंगे उसके बारे में हम इस वेबिनार में चर्चा करेंगे। आज का जो इस वेबिनार की शुरुआत करते समय हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर कौन वैसे लोग हैं जो अपील फाइल कर सकते हैं। तो जीएसटी एक्ट के प्रावधान के तहत जो 107 जीएसटी एक्ट के सेक्शन 107 में निहित है कि कोई भी टैक्स पेयर या अनरजिस्टर्ड पर्सन जिसको टेम्पररी आईडी ग्रांट किया गया है, अगर किसी भी ऑर्डर या आदेश से उसको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या जीएसटी अथॉरिटी के किसी भी आदेश से अगर उसको लगता है कि ये आदेश उनके विरुद्ध है या मतलब कानून सम्मत नहीं है, तो वो अपीलेट अथॉरिटी के पास अपना आवेदन अपील के रूप में फाइल कर सकते हैं। अपील का आवेदन नोटिफाइड है, ये जीएसटी अपील 01 फॉर्म है और ये आवेदन सभी रजिस्टर्ड निबंधित करदाता जो जीएसटी के अंतर्गत हैं उनके डैशबोर्ड पे अवेलेबल है। वो वहाँ से जा सकते हैं नेविगेट करके, जो अभी हम आपको बताएंगे। साथ में ही जो भी हाल में 6 दिसंबर के बाद हम लोगों ने वैसे करदाताओं के लिए भी ये फंक्शनैलिटी स्टार्ट की है जो कि अनरजिस्टर्ड हैं या टेम्पररी आईडी जिनको ग्रांट किया गया है इन्फोर्समेंट के दौरान या किसी इंस्पेक्शन के दौरान, या फिर किसी वाहन के को अगर डिटेन किया गया और उसके विरुद्ध कोई पेनल्टी आदेश पारित किया गया है, तो वो भी अपील दायर कर सकते हैं इस प्रक्रिया के तहत। अपील दाखिल करने की प्रक्रिया, जो आदेश पारित करने की तिथि है उससे 3 महीने के अंदर ये दाखिल होनी चाहिए। साथ में 1 महीने का समयावधि कंडोनेशन ऑफ डिले के लिए दिया गया है। अगर किसी जेन्युइन रीजन से अगर 1 महीने की अवधि होती है तो वो अपीलेट अथॉरिटी कंडोन कर सकते हैं, और लेकिन ये रीजन उनको स्पेसिफाई करना होगा अपीलार्थी को अपने आवेदन में, जो कि अपील 01 में अगर फॉर्म दाखिल करते हैं तो। साथ ही एक प्री रिक्वायरमेंट इसमें यह भी है कि जब भी वो अपील का आवेदन दाखिल करते हैं अपीलेट अथॉरिटी का, ये आवेदन ऑनलाइन दाखिल किया जाना है, उनके लॉगिन से होता है। कोई भी निबंधित करदाता या टेम्पररी आईडी होल्डर जिसको भी यूज़र आईडी और पासवर्ड है, वो अपील फाइल कर सकता है और उनको इस प्रक्रिया में किसी भी, वो सीधे खुद ही दायर कर सकते हैं, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। वो ये सारे आवेदन खुद ही अपने लॉगिन से दाखिल कर सकते हैं और ये ऑनलाइन प्रोसेस है। इसके लिए कोई फ़ी अलग से नहीं निर्धारित है और जो टैक्स अमाउंट है, उस जो डिस्प्यूटेड है अमाउंट है, उसका 10% दाखिल करने का प्रोसेस है, जो कि आवेदन भरते समय उनको बताया जाता है कि ये आप किस तरह से दाखिल करें, राशि को का भुगतान करेंगे। एक बार जब अपील दायर हो जाता है अपीलार्थी द्वारा अपीलेट अथॉरिटी के विरुद्ध, तो एक मैसेज आता है और उनको एक ईमेल और एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपका आवेदन दाखिल हो गया है, आपका आपका आवेदन एक्नॉलेज कर लिया गया है, और ये सिस्टम जनरेटेड एक्नॉलेजमेंट उनको तुरंत चला जाता है मैसेज के साथ। और ये साथ में ही जो अपीलेट अथॉरिटी हैं और कंसर्निंग एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हैं जिनके द्वारा ऑर्डर पास किया गया है, उनको भी सूचित किया जाता है। यहाँ पे एक जीएसटी नियमावली में एक नियमन दिया गया है कि जो भी आवेदन ऑनलाइन दाखिल किया जा रहा है अगर प्रक्रिया के तहत, तो ऑनलाइन दाखिल करने के 7 दिनों के अंदर जो अभी अपीलार्थी हैं उनको इसकी हार्ड कॉपी सबमिट करनी है। मतलब इस जेरोक्स कॉपी करा ले या आवेदन के जो संबंधित जो भी दस्तावेज हैं सर्टिफिकेट, उसकी एक प्रतिलिपि जाके वो अपीलेट अथॉरिटी के समक्ष दायर करें।
इंक्लूडिंग एडिशनल डॉक्यूमेंट। अगर उनको कुछ लगता है कि इस केस के समर्थन में वो कुछ साइटेशन देना चाहते हैं, कोई कोर्ट ऑर्डर है, कोई जजमेंट है, हालांकि ये अपलोड करने की सुविधा दी गई है पोर्टल पे, इसकी हार्ड कॉपी अगर वो दाखिल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, उसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है कि जो एक्नॉलेजमेंट जनरेशन की तिथि है, अगर उसके 7 दिनों के अंदर उन्होंने दायर कर दिया तो ये उनका उनको जो फाइनल एक्नॉलेजमेंट जो कि एक ऑर्डर के माध्यम से अपीलेट अथॉरिटी द्वारा जनरेट किया जाता है, उसमें वही तिथि आती है जिस डेट को उनका पहला एक्नॉलेजमेंट जनरेट हुआ था। अगर उन्होंने ये 7 दिन का प्रावधान नहीं उसका पालन नहीं किया है तो फिर ये तिथि उनके हार्ड कॉपी दाखिल करने की तिथि से ही मान्य होती है। तो इसमें डिपेंड ये करता है कि अपीलेट अथॉरिटी उसको टाइम लिमिट कितना अलाउ करते हैं। अगले अब है कि हम लोग अपील किस किस ऑर्डर्स का आज के डेट में मेरे पोर्टल पे, हम जीएसटी पोर्टल पे लाइव है, जो कि अपीलार्थियों के लिए उपलब्ध है। तो उसमें डिमांड रिलेटेड जितने भी ऑर्डर हैं, किसी भी कोई भी कर निर्धारण आदेश जिसमें DRC 07 इशू हुआ है, उसका अपील दायर हो सकता है। रजिस्ट्रेशन ऑर्डर में अमेंडमेंट से रिलेटेड न्यू रजिस्ट्रेशन या इवन कैंसिलेशन, और कैंसिलेशन के बाद उपरांत रिवोकेशन का प्रोविजन है। अगर किसी टैक्स पेयर ने रिवोकेशन का एप्लीकेशन दायर किया और टैक्स ऑफिसर के द्वारा या प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा उस आवेदन को बिना किसी आधार का रिजेक्ट कर दिया गया, तो वैसे मामले में भी अपील दायर करने की सुविधा आज के दिनों में पोर्टल पर उपलब्ध है। वो पोर्टल पे जाके वो फाइल कर सकते हैं अपील। तो कैंसिलेशन ऑर्डर अगेंस्ट रिवोकेशन ऑफ ऑर्डर, कैजुअल टैक्स, साथ में जो अमेंडमेंट से रिलेटेड ऑर्डर्स, और ये एक इसमें ये भी प्रावधान है कि अगर किसी टैक्स पेयर का कॉम्पोजिशन एप्लीकेशन को का विड्रॉवल हो गया बिना किसी जेन्युइन रीजन का, ऑफिसर ने उनको बाहर निकाल दिया, तो उसके विरुद्ध भी वो अपील दायर कर सकते हैं। तो संक्षिप्त में रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड फंक्शनैलिटीज़ के लिए अपील है, असेसमेंट से रिलेटेड फंक्शनैलिटीज़ के लिए अपील है, जो भी जिसमें डिमांड रिलेटेड ऑर्डर्स हैं। रिफंड से रिलेटेड अपील के बारे में प्रक्रियाधीन है और ये जल्दी ही पोर्टल पर उपलब्ध होने वाली है। सो मोटे तौर पे देखा जाए कि रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, कर निर्धारण से रिलेटेड, और टेम्पररी रजिस्ट्रेंट होल्डर जिसका इन्फोर्समेंट एक्टिविटी में वाहन को अगर डिटेन कर लिया गया इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा और उसमें टेम्पररी आईडी जनरेट करके अगर उनके विरुद्ध शास्ति आदेश पारित किया गया या पेनल्टी ऑर्डर पास किया गया, और अगर जो टेम्पररी आईडी होल्डर है उनको यह लगता है कि यह आदेश नियम के विरुद्ध है या उन्होंने अपना पक्ष सही ढंग से कर निर्धारित पदाधिकारी या इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ के पास नहीं रखा है, तो और ऑर्डर में ये सारी बातें नहीं आई हैं, तो वो भी अपील दायर कर सकते हैं। इसके लिए एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि टेम्पररी आईडी होल्डर्स को एक यूज़र आईडी और पासवर्ड कम्युनिकेट किया जाता है उनके मोबाइल नंबर पर। वही उनका यूज़र आईडी और पासवर्ड होता है, जो सिस्टम पे जाके उनको लॉगिन करते हैं तो उनको एक अपना डैशबोर्ड दिखता है। उसी डैशबोर्ड में ये सुविधा दी गई है कि वो अगर इस तरह का कोई आदेश है वो देख सकते हैं और उसके विरुद्ध वो अपील भी दायर कर सकते हैं। तो नेविगेशन दिया गया है, वहाँ से वो फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी टेम्पररी आईडी जनरेट करने वाले अथॉरिटीज़ हैं, उनकी मैपिंग जिस अपीलेट अथॉरिटी के साथ रहती है, ये आवेदन उसी के पास भेजा जाता है सिस्टम के द्वारा। तो अ, अ, हमने अभी इस दौरान ये चर्चा किया कि अपील किन किन कारणों से किया जा सकता है, कौन कौन से प्रावधान हैं जिन पे अपील आज के डेट में जीएसटी पोर्टल पे फंक्शनैलिटी उपलब्ध है, और क्या क्या इसके, अब हम इसमें इसी चर्चा के दौरान ये करेंगे कि इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं जिस पे अपील नहीं फाइल हो सकती है। तो वैसे मामलों में अपील फाइल करने का कोई प्रावधान नहीं है कि अगर कोई प्रोसीडिंग अपीलेट ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लंबित हो और ये बात मतलब बता दिया गया, तो ऐसे मामलों में अपील का आवेदन दाखिल नहीं किया जा सकता है। साथ में प्रोसेसिंग या प्रोसीडिंग का पार्ट जो कि अपीलेट ट्राइब्यूनल या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, इस पर अपील नहीं दायर हो सकता है।
कुछ प्रावधान जो सीजीएसटी एक्ट में विहित हैं, जो कि सेंट्रल सीबीआईसीज और स्टेट अथॉरिटीज़ के लिए है, सेक्शन 120 के अंतर्गत आने वाले प्रावधान, उन पर भी अपील नहीं हो सकता। उसी प्रकार कुछ ऑर्डर्स जो कि कमिश्नर के द्वारा पारित किए जाते हैं, या फिर रीपेमेंट से रिलेटेड अगर कोई ड्यूज रिकवरी के लिए, रीपेमेंट के लिए कमिश्नर ने इंस्टॉलमेंट के लिए कुछ आदेश किया है या सक्षम पदाधिकारी ने, तो उसके विरुद्ध भी अपील दायर करने का प्रावधान नहीं है और ये रेस्ट्रिक्शन एक्ट में ही विहित है। अब यहाँ पे सबसे मुख्य बात यह है कि इस बात की चर्चा की जानी अब बहुत ही आवश्यक है कि डिस्क्रिप्शंस क्या क्या आते हैं और उस आवेदन का स्टेटस क्या होता है हमारे पोर्टल। अगर अपील का आवेदन सफलतापूर्वक दाखिल कर दिया गया है, सक्सेसफुली फाइल्ड का मैसेज आ गया है, तो उस आवेदन का स्टेटस होता है अपील सबमिटेड। अगर अपील का आवेदन, जैसा कि हमने चर्चा के दौरान बताया कि 7 दिनों के अंदर उनको अपने जो भी सॉफ्ट कॉपी में आवेदन या फाइल किया गया है पोर्टल पे, उसकी हार्ड कॉपी उनको सबमिट करनी है अपीलेट अथॉरिटी के विरुद्ध के समक्ष, सॉरी, तो क्षमा कीजिएगा, तो जो अपीलेट अथॉरिटी के समक्ष जो वो दायर किए हैं और उन्होंने अपने आदेश में एडमिट कर लिया है कि ये अपील, मान लिया कि अपील एडमिट होता है, कर लिया गया है, तो उसका स्टेटस चेंज हो जाता है अपील एडमिटेड, और इसका एक अपील ऑर्डर नंबर, अपील नंबर दिया जाता है सिस्टम के द्वारा। इसी प्रकार से अगर किसी अपीलार्थी के द्वारा दाखिल आवेदन में किसी तरह की कोई खामी रह गई हो, या फिर उन्होंने वो सारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं किया हो जो एक्ट के में प्रावधानित हैं, तो उनका आवेदन रिजेक्ट किया जाता है, तो उसका स्टेटस आता है कि अपील रिजेक्टेड। जब अपील आवेदन अपीलेट अथॉरिटी के द्वारा एडमिट कर लिया जाता है, तो फिर सिस्टम से एक हियरिंग नोटिस भेजा जाता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, साथ में जो अपीलार्थी हैं उनको, ये नोटिस दोनों को कम्युनिकेट किया जाता है। तो स्टेटस इनका आता है कि इसका स्टेटस दिखाई देता है, आप जब भी अपने अपील ऑर्डर से सर्च करेंगे जाकर व्यू माई सबमिशंस में, तो वहाँ ये आएगा कि हियरिंग नोटिस इशू। इसी प्रकार से अगर अपीलार्थी ने जो अपना सबमिशन दिया है, तो आप जब जब किसी के द्वारा, अपीलार्थी के द्वारा अपील दाखिल किया जाता है, तो उनके द्वारा एक स्टेटमेंट फाइल किया जाता है। उस स्टेटमेंट को इमीडिएटली कम्युनिकेट किया जाता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, ताकि वो उस पर काउंटर रिप्लाई फाइल करें और अपने आप को डिफेंड करें कि उन्होंने किन परिस्थितियों में, किन प्रावधानों के तहत इस आदेश को पारित किया है। तो वैसी स्थिति में स्टेटस दिखाया जाता है काउंटर रिप्लाई रिसीव्ड। जब अपीलेट अथॉरिटी द्वारा यह पाया जाता है कि कुछ डिस्क्रिपेंसी रह गई है, या एक पक्ष के द्वारा जो दाखिल किया गया है दूसरे पक्ष के द्वारा जवाब उसका पूरे ढंग से नहीं दिया गया है, समुचित ढंग से, तो वो सो कॉज नोटिस भी इशू कर सकते हैं। तो सो कॉज नोटिस इशूड का स्टेटस सो कॉज नोटिस इशूड है। इसी प्रकार से अगर अपील का ऑर्डर जब पारित कर दिया जाता है, चाहे उसको कंफर्म किया जाए, मॉडिफाई किया जाए या रिजेक्ट किया जाए, तो उसका स्टेटस अपील ऑर्डर पास्ड है। यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम ये बताना चाहेंगे कि अपील कंफर्म, मॉडिफाइड और रिजेक्टेड जो है, ये डिपेंड करता है आवेदन, अपीलार्थी के आवेदन पे। अगर अपील कंफर्म होता है तो इसका अर्थ ये है कि अपीलार्थी के द्वारा जो आवेदन दाखिल किया गया है अपीलेट अथॉरिटी के समक्ष, अपीलेट अथॉरिटी ने उसे कंफर्म किया है कि नहीं, ये बिल्कुल सही है। अगर अपीलार्थी के दाखिल किए गए आवेदन में अपीलेट अथॉरिटी को लगता है कि नहीं, इस आवेदन के समुचित सुनवाई के दौरान कुछ तब्दीली करने की आवश्यकता है, तो इसे मॉडिफाइड के कैटेगरी में रखा जाता है। और अगर अपीलेट अथॉरिटी को सुनवाई के दौरान, जो कि सुनवाई की प्रक्रिया में एक्ट में के प्रावधानों के तहत 6 एडजॉर्नमेंट्स ग्रांट किए जा सकते हैं, 3 to a पार्टी, तो कुल 6 एडजॉर्नमेंट्स का प्रोविजन है। तो इस सुनवाई के दौरान उसे ये लगता है कि अपीलार्थी के द्वारा जो भी तथ्य प्रस्तुत किए गए सुनवाई के दौरान ये उचित नहीं है और ये लायबल फॉर रिजेक्शन है, तो उसे वो रिजेक्ट करता है। जब एडजॉर्नमेंट, जैसा कि अभी हमने तुरंत बताया कि एडजॉर्नमेंट की प्रक्रिया में एक्ट में प्रावधान है कि आइडियली एक कोई भी अपील एप्लीकेशन है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर इसको डिस्पोज ऑफ हो जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति आती है कि ये मतलब ये
आइडियल है सिचुएशन कि उस आवेदन का निस्तारण 1 साल के अंदर होना चाहिए। लेकिन इसमें निस्तारण के क्रम में आवेदन की सुनवाई हेतु अगर ऐसा महसूस किया करता है अपीलेट अथॉरिटी कि अगर उसे 3 एडजॉर्नमेंट ग्रांट किया जाए तो एक्ट के प्रावधानों के तहत 3 एडजॉर्नमेंट किसी एक पक्ष को दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से सिस्टम में कुल 6 एडजॉर्नमेंट का प्रोविजन है मैक्सिमम, जो कि अपीलेट अथॉरिटी ग्रांट कर सकते हैं। और किसी भी पार्टी के लिए ये 3 है। अगर ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है तो उसके लिए 3 है, या फिर अपीलार्थी है तो उसके लिए भी 3 है, टैक्स पेयर है तो। इसी क्रम में अगर एक और बात आती है कि अगर अपील ऑर्डर पारित हो गया APL 04 में, और अपीलार्थी या टैक्स पेयर को ये लगता है कि इस ऑर्डर में कुछ भूलवश त्रुटि रह गई है, या कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो कि ऑर्डर में नहीं आए हैं, या जो कि अपरेंट मिस्टेक है, अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड जिसको बोला जाता है कि सम मिस्टेक्स अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड, तो उसके लिए वो रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट फाइल कर सकता है। ये आवेदन भी दाखिल किया जा सकता है, पोर्टल पे सुविधा उपलब्ध है। और ये आवेदन का स्टेटस जब रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट फाइल किया जाता है, इसका एक प्रॉपर प्रोफार्मा है, तो इसका स्टेटस आता है कि रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट रिसीव फॉर द अपीलेट अथॉरिटी। और रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट या तो वो एक्सेप्ट करते हैं अपीलेट अथॉरिटी या रिजेक्ट करते हैं। अगर एक्सेप्ट कर लिए तो रेक्टिफिकेशन के हिसाब से अपने ऑर्डर में तब्दीली करते हैं, अगर रेक्टिफाई करते हैं और उसके लिए उनको एक ऑर्डर पास करना पड़ता है। अगर ये नहीं रिजेक्ट करते हैं तो उसका स्टेटस हो जाता है कि रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट रिजेक्टेड। अब हम आगे बढ़ें कि अपील एप्लीकेशन फाइल कैसे होता है। तो जैसा कि हमने बताया कि ये कोई भी करदाता अगर अपने डैशबोर्ड पे जाएगा लॉगिन के बाद, तो उसको जो अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है यही डैशबोर्ड दिखेगा। वहाँ पे नेविगेशन का प्रोसेस है डैशबोर्ड, सर्विसेज, यूज़र सर्विसेज और माई एप्लीकेशन। माई एप्लीकेशन पे जब वो आएंगे तो वहाँ पे उनको कुछ मेनूज दिखते हैं, जैसे एडवांस रूलिंग है, इंटीमेशन ऑफ वॉलंटरी पेमेंट है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है, रिफंड्स है, एक्सेट्रा। इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि अपील टू द अपीलेट अथॉरिटी। तो अब जो भी टैक्स पेयर है उनको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है। साथ में एक बगल में आपको नज़र आ रहा होगा फ्रॉम और टू डेट, 2 विंडोज़ हैं। तो यहाँ पे तारीखों की एंट्री करके इन बिटवीन द डेट्स वो सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इस स्क्रीन में आपको 2 प्रोविजंस दिए गए हैं। एक तो है कि सर्च प्रोविजन है, ये आपके द्वारा दाखिल किए गए आवेदन की सूची आपको दिखाई देगी। दूसरा, इसमें एक न्यू एप्लीकेशन का भी प्रोविजन है कि अगर आप नया एप्लीकेशन दाखिल करने जा रहे हैं तो आपको न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। अपील टू द अपीलेट अथॉरिटी एंड न्यू एप्लीकेशन, डेट भरने की आवश्यकता नहीं है वैसे परिस्थिति में। जब आप न्यू एप्लीकेशन पे सेलेक्ट करते हैं तो अगला स्क्रीन आपको जो दिखाई पड़ता है वो है GST APL 01 अपील टू द अपीलेट अथॉरिटी। और सिस्टम बता रहा है कि आपका GST ये है, आपका लीगल नेम ये है, आपका ट्रेड नेम ये है, आपका एड्रेस ये है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का। अब नीचे एक ड्रॉप डाउन आपको दिख रहा है कि जिसमें ऑर्डर टाइप आपको डालना है। तो ये आपको सेलेक्ट करना है कि क्या आपका डिमांड रिलेटेड ऑर्डर है, या रजिस्ट्रेशन रिलेटेड ऑर्डर है, या रिफंड रिलेटेड ऑर्डर है, या अदर ऑर्डर्स। तो आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको बगल वाले बॉक्स में जहाँ एक बॉक्स दिखाया गया है यहाँ पे आपको ऑर्डर नंबर डालना है, फिर सर्च बटन पे क्लिक करना है। इसका अभिप्राय ये है कि ऑर्डर नंबर मेरे सिस्टम से जनरेटेड है, अगर यदि है तो सिस्टम बाकी जानकारियाँ उस ऑर्डर नंबर से ले लेता है, फेच करके आपका एप्लीकेशन बनाने में फिर वो जानकारियों का इस्तेमाल करता है। तो यहाँ जैसे अगले स्क्रीन में मैं दिखा रहा हूँ कि जो भी करदाता टैक्स पेयर हैं उन्होंने डिमांड ऑर्डर सेलेक्ट किया है और अपना ऑर्डर नंबर डाल रखा है। ऑर्डर नंबर डालने के बाद वो सर्च बटन दिखता है, सर्च पे क्लिक करेंगे। जब सर्च पे क्लिक करेंगे तो उनको डिमांड ऑर्डर से रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दिखता है। उसमें क्या है कि आप देखिए जैसा कि स्पष्ट है, ऑर्डर टाइप, ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डिटेल्स इंक्लूडिंग द ऑर्डर डेट एंड द डिमांड ID और डेट ऑफ कम्युनिकेशन। ये सारी सूचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है और ये हमारे GST APL 01 के पार्ट्स हैं। और ये फॉर्म में डिस्प्ले किए जाते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे कि एक कैटेगरी ऑफ
कैटेगरी ऑफ द केस अंडर डिस्प्यूट भी आता है। तो ये एक ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रोवाइड किया गया है। ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो कि आगे वाले स्क्रीन में आपको दिखाऊंगा, पीरियड ऑफ डिस्प्यूट यहाँ दिया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पीरियड ऑफ डिस्प्यूट वही होता है जो कि ऑर्डर टाइप या डिमांड ऑर्डर जिस पीरियड से संबंधित है। मान लीजिए कि आप किसी भी करदाता द्वारा ये अपील फाइल किया जा रहा है और वो एक वित्तीय वर्ष से संबंधित डिमांड ऑर्डर है, तो यहाँ पे पीरियड ऑफ डिस्प्यूट में उनको ये पीरियड अवधि डालनी होगी। तो ऑर्डर्स चूंकि बहुत तरह के होते हैं, प्रोविजनल ऑर्डर होता है, कुछ डिमांड रिलेटेड ऑर्डर होता है, जैसे इन्फोर्समेंट में तो वो बिल्कुल किसी पर्टिकुलर डे का ऑर्डर होता है, तो उनको वो पीरियड सेलेक्ट करके फाइनेंशियल ईयर यहाँ उनको डालना पड़ेगा। जैसा कि हमने अभी आपको स्पष्ट किया कि कैटेगरी ऑफ ऑर्डर्स, तो इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया है और सेलेक्ट करने के उपरांत आपको इसमें 15 कैटेगरीज दिखाई दे रही हैं जो कि ब्रॉडली ग्रुप्ड हैं। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इसमें एक से अधिक कैटेगरी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। आपको एक ऐड बटन भी दिख रहा होगा यहाँ, तो ऐड बटन पे क्लिक कर सेलेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे तो वो ऐड होते जाता है नीचे। तो जैसे कैटेगरीज कुछ ऊपर से पढ़ते हैं, मिस क्लासिफिकेशन ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। रॉन्ग एप्लीकेबिलिटी ऑफ ए नोटिफिकेशन, इनकरेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, इनकरेक्ट एडमिसिबिलिटी ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट, अगर आईटीसी का गलत क्लेम लिया है, इनकरेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ लाइबिलिटी, मान लीजिए किसी डिमांड ऑर्डर में डिटर्मिनेशन जो किया गया है टैक्स लाइबिलिटी का वो गलत कर दिया गया अधिकारी के द्वारा, या वेदर एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, मतलब अगर एप्लीकेंट को रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया गया है तो ये भी एक वन ऑफ द रीजन है कि वो नहीं रिक्वायर्ड है उनका रजिस्ट्रेशन, तो पर भी उनको दिया गया। Whether any particular thing done by the applicant result in supply of goods or services or both, cancellation of registration for incorrect reasons, transfer, initiation of recovery, special mode of recovery, tax wrongfully collected, tax collected not paid to the government, determination of tax not paid or short paid, refund of tax paid, refund on wrong ground, refund not granted, interest on delayed refund। तो इस तरह से एंटी प्रॉफिटियरिंग रिलेटेड मैटर एंड अदर्स। यहाँ पे एक बात ध्यान देना चाहूँगा मैं कि जो अदर्स कैटेगरी है, अगर इसे सेलेक्ट किया जाता है तो एक बॉक्स खुल जाता है, फिर इस बॉक्स में जाकर आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादा अच्छा होगा, ये उचित होगा कि इसमें उसी तरह के एंट्रीज को डाला जाए जो कि ऊपर विहित 15 कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो अदर्स कैटेगरी को भी ऐड किया जा सकता है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे जो दीक्षित शर्मा जी हैं जिनका लीगल नेम है, इन्होंने डिमांड ऑर्डर सेलेक्ट किया है और ऑर्डर टाइप में सारा चीज़ आ गया, इन्होंने मिसक्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज सेलेक्ट करके ऐड किया है, तो ये यहाँ दिख रहा है। पीरियड ऑफ डिस्प्यूट इन्होंने फरवरी का डाला है कि इस अवधि के दौरान उनका आदेश पारित किया गया इसी पीरियड के लिए। इसके बाद डिस्प्यूटेड अमाउंट एंड पेमेंट डिटेल्स का एक टैब है जो कि क्लिक करने पे अगला पेज पे नेविगेट होता है, वहाँ हम चलेंगे अभी। तो यहाँ पे क्या है कि एक आपको बॉक्स दिखता है, जब इस पर आप क्लिक करते हैं डिस्प्यूटेड अमाउंट ऑब्लिक पेमेंट डिटेल्स, तो यहाँ पे एक टेबल खुल जाता है जिसमें अमाउंट अंडर डिस्प्यूट, ये टैक्स पेयर या अपीलार्थी को इसमें अपने अमाउंट को भरना है। तो जो भी आदेश डिमांड ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फाइल किया गया है और अपीलार्थी के हिसाब से अगर उसमें एडमिटेड टैक्स से अधिक उनको असेस कर दिया गया है या इनकरेक्टली असेस किया गया है और ये टैक्स अमाउंट जो अमाउंट इन डिस्प्यूट है ये किस एक्ट से संबंधित है, तो उस कैटेगरी में उनको वो राशि भरनी होगी। इस संबंधित केस में जो आपके स्क्रीन पर है, इसमें आईजीएसटी में हमने एक डमी अमाउंट 50 रुपया डाल रखा है कि इसमें 50 रुपया डिस्प्यूटेड अमाउंट है जो टैक्स अमाउंट है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि अमाउंट ऑफ डिस्प्यूट जो है ये भरा तो जाना है सब में, लेकिन जो प्री डिपॉजिट की राशि है वो सिर्फ टैक्स के लिए
कैलकुलेट की जाती है, ना कि इंटरेस्ट, पेनल्टी और फी के लिए। उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है प्री डिपॉजिट जमा करने। तो इस केस में हम देखें कि 50 रुपया डाला गया है, तो जो अमाउंट क्रिएटेड और एडमिटेड 75 रुपये है। और अगले स्क्रीन पे चलते हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, सबसे ऊपर जो है वो प्री डिपॉजिट में 5 रुपया दिखाया जा रहा है, जो कि 10% है 50 रुपये का। तो ये अमाउंट का भुगतान वहीं उसी स्क्रीन से यूटिलाइज आईटीसी कैश के बटन से करना है। अब जब आप इसे क्लिक करेंगे, जब इसे क्लिक किया जाता है तो ये आपको नेविगेट कराता है आपके लेजर पे कि क्या आप कैश से पेमेंट करेंगे। आपका कैश लेजर का बैलेंस दिखलाता है, प्लस आपका आईटीसी लेजर का भी बैलेंस दिखलाता है। अब ये आपको डिसाइड करना है, जो भी अपीलार्थी हैं उन्हें डिसाइड करना है कि ये 10% की राशि वो किस हेड से एडजस्ट करना चाहिए। अगर वो कैश से एडजस्ट करना चाहते हैं तो कैश से करें, अगर अवेलेबल बैलेंस दोनों में उनको दिखाया जाता है। जैसे ही ये राशि को भर दिया जाता है तो एक नीचे का बटन है सेट ऑफ। सेट ऑफ करने पर एक मैसेज आता है कि यू आर यूटिलाइजिंग कैश ऑफ ₹60 एंड आईटीसी ऑफ ₹0 व्हाट्सोएवर में भी। आप पूरी राशि का भी भुगतान कर सकते हैं या प्री डिपॉजिट राशि का भी भुगतान कर सकते हैं। सिस्टम की बाध्यता है कि वो प्री डिपॉजिट की राशि को चेक करता है कि क्या ये 10% जमा किए हैं कि नहीं। आप 10% से अधिक भी जमा कर सकते हैं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात जो कि हम आपको बताना चाहेंगे कि बहुत सारे पेनल्टी ऑर्डर्स होते हैं, तो अगर पेनल्टी से रिलेटेड अमाउंट है तो सिस्टम में प्री टैक्स अमाउंट में आप जब 0 भरिएगा तो सिस्टम आपको कभी नहीं रोकेगा, आप अपील का आवेदन दाखिल कर सकते हैं। टैक्स अमाउंट, क्योंकि प्री डिपॉजिट की राशि सिर्फ टैक्स अमाउंट के लिए लागू होती है, बाकी हेड्स के लिए नहीं लागू होती है, चाहे वो इंटरेस्ट हो, चाहे वो पेनल्टी हो, चाहे वो दूसरे फील्ड्स हो। तो ये मैसेज आता है आपको कि यू आर यूटिलाइजिंग कैश। ये मैसेज जैसे ही आया, इसके बाद सिस्टम आपको नेविगेट करके उसी पेज पे ले जाता है जहाँ पे आपने आवेदन भरा था। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही अपीलार्थी या करदाता द्वारा प्री डिपॉजिट की राशि को जमा कर दिया जाता है और सिस्टम में ये जैसे ही फ्लैग हो गया, तो ये जो अमाउंट है टैक्स लाइबिलिटी लेजर में, ये रिकवरी के लिए नहीं अवेलेबल रहता है। इस पे फ्लैग लग जाता है कि अपील एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड। तो ये अपील में 10% प्री डिपॉजिट करते के साथ ये हो जाता है, ये फ्लैगिंग हो जाता है आपके लाइबिलिटी लेजर पे। जैसे ही आपका आवेदन सबमिट हो जाता है तो ये फ्लैग आपको सिस्टम के द्वारा कर दिया जाता है, जो कि अपील जब तक उस अपील से संबंधित मामले का निस्तारण नहीं कर दिया जाता है अपीलेट अथॉरिटी द्वारा, तब तक ये राशि जो है फ्लैग्ड रहती है और रिकवरी के योग्य नहीं रहती है, इस पे स्टे लग जाता है। इसके बाद के कॉलम में जैसे है कि अपलोड द एनेक्सर्स टू APL 01, तो यहाँ फाइल है, इसको डाउनलोड करने का फंक्शनलिटी है, क्लिक हियर टू डाउनलोड द एनेक्सर, और उसे भरकर आपको अपलोड करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शंस का भी फील्ड्स बहुत सारा है। तो यहाँ एक बात और बता देना उचित है कि आप अपने अपील के आवेदन के साथ साथ 4 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। हर का कैपेसिटी 5 MB ईच है, तो 20 MB तक के डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड कर सकते हैं। इस दौरान हेल्प डेस्क में बहुत सारे क्वेरीज आते हैं कि मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं, हम कैसे जाएं। तो मैंने शुरू में बताया वेबिनार में कि आप जब आवेदन दाखिल कर रहे हैं, जो भी अपीलार्थी आवेदन दाखिल कर रहा है, तो आवेदन के साथ जो आवश्यक चीज़ें हैं उसे तो अपलोड कर ही दें। इसके अतिरिक्त उनको अगर लगता है कि ये साइटेशन है, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, ये रूलिंग्स हैं, ये हाई कोर्ट से रिलेटेड जजमेंट है जो कि इस मामले में मेरा पक्ष को और मजबूत करते हैं, तो वैसे सारे तथ्यों को ले जाकर आप अपीलेट अथॉरिटी के समक्ष 7 दिनों के अंदर सबमिट कर सकते हैं और वो रिकॉर्ड का पार्ट होता है। तो
आपने इस मामले में देखा कि डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया गया है और इसके बाद वेरिफिकेशन पार्ट आता है। वेरिफिकेशन में एक डिक्लेरेशन है और ऑथराइज सिग्नेटरी का स्क्रीन है, जिसमें ऑथराइज सिग्नेटरी जो भी हैं उस जीएसटी से संबंधित वो इसको साइन करेंगे। कंपनी के केस में डीएससी लगाना अनिवार्य है कंपनी एलएलपी के केस में, और अदर देन कंपनीज में आप ईबीसी से फाइल कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड जो कि रजिस्टर्ड ऑथराइज सिग्नेटरी के मोबाइल नंबर पे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाता है और ओटीपी के जरिए आप फाइल कर सकते हैं। तो इस केस में ओटीपी गया और इन्होंने इसे फाइल कर दिया। फाइल करने के बाद जैसे ही आपने आवेदन दाखिल कर दिया है PL 01 में, तो आपको एक प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट जनरेट किया जाता है सिस्टम के द्वारा। सिस्टम के द्वारा जो भी प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट जनरेट हुआ वो आपको जीएसटी टेम्पररी आईडी उसमें रहता है, डेट ऑफ फाइलिंग रहा, टाइम ऑफ फाइलिंग रहा, नेम ऑफ द टैक्स पेयर आया, एड्रेस ऑफ द टैक्स पेयर आया, अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट भी मेंशन रहता है जो कि 10% रहता है। और चूंकि ये सिस्टम से ड्रिवन है तो इसमें ये बात स्पष्ट किया जाता है कि इट इज़ अ सिस्टम जनरेटेड एक्नॉलेजमेंट, इट डजंट रिक्वायर एनी सिग्नेचर। तो ये सिस्टम जनरेटेड एक्नॉलेजमेंट जिस भी तिथि को आपको दिया जाए या सिस्टम द्वारा जनरेट किया जाए, इसके 7 दिनों के अंदर आपको जाकर जो भी अपीलार्थी हैं उनकी यह बाध्यता है कि जाकर इससे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को अपीलेट अथॉरिटी के समक्ष जाकर जमा करें। इसे डाउनलोड किया जा सकता है और सेव किया जा सकता है। जब एक बार एप्लीकेशन सबमिट कर दिया गया तो इस एप्लीकेशन को चेक करने के लिए, जैसा कि हमने बताया कि आपको अपने डैशबोर्ड पर नेविगेट करेंगे, सर्विसेज, यूजर सर्विसेज, माई एप्लीकेशन, वहाँ पर एप्लीकेशन टाइप अपील टू द अपीलेट अथॉरिटी, आप एक डेट रेंज देंगे। डेट रेंज देने के बाद अगर सर्च करेंगे तो आपको जो अभी हमने दिखाया कि ये अपील एप्लीकेशन फाइल किया गया है दीक्षित शर्मा जी द्वारा, तो इसका डिटेल आ गया। तो ये डिटेल हाइपर लिंक है यहाँ पे, और इसे क्लिक करने पर आपको अपील का एप्लीकेशन जो भी सबमिट आपने किया है PL 01 में वो आपको दिखाई देगा। अगर इस एप्लीकेशन के साथ आपने एनेक्सर्स को भी डाला है तो ये भी आपको दिखाई देगा, और इसे क्लिक करने के बाद आप अपने फॉर्म जीएसटी PL 01 को देख सकते हैं डाउनलोड्स में, और ये आपके स्क्रीन पे है। तो इस मामले में ये 3 पेज का है डॉक्यूमेंट जिसमें सारे तथ्य और विवरण अंकित हैं टैक्स पेयर से संबंधित। तो ये मतलब ये विवरण आप देख सकते हैं कि डिमांड ऑर्डर के अगेंस्ट में पीरियड है, वेदर द अपीलेंट विशेस टू हर्ड इन पर्सन, ये वो सारे जो PL 01 के विहित प्रोफॉर्मा के अंतर्गत जितने भी कॉलम्स हैं वो सब भर के ये आपको जनरेट किया जाता है। इसमें आपके द्वारा जो भी अपीलार्थी के द्वारा डिमांड क्रिएटेड या डिटेल्स ऑफ पेमेंट रिक्वायर्ड या प्री डिपॉजिट्स, ये सारे डिटेल्स के साथ इंक्लूडिंग जो एनेक्सर्स और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उसके साथ ये एप्लीकेशन उनको दिखाया जाता है PDF। इसे डाउनलोड किया जा सकता है, इसे सेव किया जा सकता है, और इसे एज ए रिकॉर्ड आप स्टोर भी कर सकते हैं। ये आपके डैशबोर्ड पे भी अवेलेबल रहता है, और जब चाहे जितनी दफ़ा चाहे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद PL 02 को चेक करने का दो है। जैसे हम यहाँ से सीधे अब अपील ऑर्डर पे आ जाते हैं कि जैसे आपके द्वारा अपीलार्थी के द्वारा अपील एप्लीकेशन दायर कर दिया गया, दायर करने के बाद एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो गया। एक्नॉलेजमेंट जनरेट होने के बाद इसकी हेयरिंग की प्रक्रिया है जो कि अपीलेट अथॉरिटी के ऑफिस में की जाती है। अपीलेट अथॉरिटी द्वारा इंटरनली जो भी उनको दिया जाता है रिप्लाई के लिए, एडजॉर्नमेंट का नोटिस या ये वो मेल के जरिए होता है, और इसे हार्ड कॉपी में भी वो जाकर सबमिट कर सकते हैं। ये प्रॉपरली रिकॉर्ड होता है, और ये सारी प्रक्रिया अब अपीलेट अथॉरिटी के डैशबोर्ड पे होती है कि आपके द्वारा क्या क्या सबमिशन दिया गया और उन्होंने क्या क्या रिकॉर्ड किया। इसके पश्चात अपीलेट अथॉरिटी द्वारा ऑर्डर पास कर दिया जाता है। ऑर्डर पास करने के उपरांत जो है
आप इसे देख सकते हैं कि जहाँ डैशबोर्ड है, सर्विसेज है, यूज़र सर्विसेज है, एडिशनल नोटिसेज एंड ऑर्डर्स में जाकर आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे आपको ये पेज आएगा कि अपील ऑर्डर पास्ट। तो इसमें ऑर्डर नंबर रहता है और डेट ऑफ ऑर्डर रहता है, और बगल में एक छोटा सा बटन रहता है जिसमें व्यू का दिया गया है। ये हाइपरलिंक होता है। आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको ये दिखाएगा डिटेल्स कि इस अपील एडमिट किस दिन हुआ और किसके द्वारा किया गया, और अपील ऑर्डर अगर पास कर दिया गया है तो उसका भी विवरण यहाँ पे दिखाया जाता है। जब अपील ऑर्डर पारित कर दिया गया अपीलेट अथॉरिटी द्वारा, तो एक बगल में बटन आ जाता है इनिशिएट रेक्टिफिकेशन। इस वेबिनार में चर्चा के दौरान हमने आपको बताया था कि अगर ऑर्डर पारित कर दिया गया है और आपको ये लगता है कि इसमें कोई एब्रेशन या अपरेंट एरर है, जो कि अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड है, कि मतलब आपको प्रथम दृष्टया ही लगता है कि अपीलेट अथॉरिटी द्वारा ऑर्डर पारित करने में कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया गया, या कुछ गलती रह गई, या कोई डॉक्यूमेंट आपने प्लेस किया और उन्होंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, या कोई आइटम मिस कर दिया गया है, तो वो अपरेंट फ्रॉम द अगर रिकॉर्ड है तो फिर आप रेक्टिफिकेशन के लिए आवेदन दाखिल कर सकते हैं। तो यहीं आप एक बटन है इनिशिएट रेक्टिफिकेशन, तो ये इनिशिएट रेक्टिफिकेशन करने पे आपको रेक्टिफिकेशन का आवेदन खुल जाएगा, जिसमें आपको आपको जो जिस हिस्से के लिए रेक्टिफिकेशन ऑर्डर दायर करना है उससे रिलेटेड आपको तथ्य देने होंगे। अब हम देखते हैं कि अपील 04 कैसा दिखता है। तो अपील 04 का ऑर्डर आपके सामने है स्क्रीन पे। तो ये जब अपील अथॉरिटी द्वारा पारित कर दिया गया है, तो इसमें आप अपील कंफर्म किया गया। तो अपील कंफर्म करने का मतलब ये है कि जो भी अमाउंट इन डिस्प्यूट है, जो भी जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या जुरिस्डिक्शनल अथॉरिटी या प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा जो भी टैक्स आप पे लगाया गया है, वो सारे टैक्स डिटरमाइंड अमाउंट जीरो हो जाता है। मॉडिफाई के केस में क्या होता है कि ये रिजेक्ट के केस में जो अमाउंट है वो सारी अमाउंट यहाँ आ जाती है, और मॉडिफिकेशन के केस में अपीलेट अथॉरिटी को ये दिया गया है अथॉरिटी कि वो जाके वहाँ से चेंज कर सकता है लाइबिलिटी के हिस्से। इसमें एक बात और आपको परिचर्चा के दौरान दिखाना चाहूँगा कि जो अभी हमने आपको दिखाया ये नॉर्मल अपील प्रोसेस है। इसके अतिरिक्त एक और प्रेजेंटेशन मैं आपको दिखाना चाहूँगा वेबिनार के दौरान। जैसे हमने चर्चा किया कि ये 6 दिसंबर को हम लोगों ने इस फंक्शनैलिटी को लाइव कर दिया है, तो इसमें ये दिखाना चाहूँगा आपको कि कि स्टेप्स टू फाइल अपील बाय टेम्पररी आईडी होल्डर्स। तो कैसे करेंगे टेम्पररी आईडी होल्डर्स? तो इन्फोर्समेंट के दौरान अगर टेम्पररी आईडी किसी को ग्रांट किया गया है, तो टेम्पररी आईडी अगर ग्रांट किया गया है, तो टेम्पररी आईडी ग्रांट करने के क्रम में टेम्पररी आईडी ग्रांट करने के क्रम में हमने बताया कि उनको मोबाइल पे यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया जाता है। तो यूज़र आईडी और पासवर्ड जब उनको दिया जाता है, तो वो अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड से टेम्पररी आईडी के लॉगिन से, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया टीएमपी टेम्पररी आईडी होल्डर्स हैं, इन्होंने अपने टेम्पररी आईडी के यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन किया, और स्क्रीन वही है जो एक निबंधित रजिस्टर्ड टैक्स पेयर की स्क्रीन है जो प्रेस्क्राइब्ड है, और उनको ऐसा ही दिखता है कि डैशबोर्ड सर्विसेज यूज़र सर्विस। यूज़र सर्विसेज में जाने के बाद वो वहाँ पे जाकर अपील टू द अपीलेट अथॉरिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के उपरांत उनको डिमांड ऑर्डर नंबर अपना भरना है, जैसा कि हमने
वेबिनार के दौरान आपको स्पष्ट किया था कि डिमांड ऑर्डर है और डिमांड ऑर्डर वो डालेंगे। बाकी प्रक्रिया वही है जो कि हमने आपको अभी बताई, कि वैसे ही उनका एप्लीकेशन खुलेगा, ऑर्डर टाइप खुलेगा, डिमांड ऑर्डर है, डिमांड आईडी है, कैटेगरी ऑफ द केस अंडर डिस्प्यूट उनको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे वो सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सारा अमाउंट भरेंगे। प्री डिपॉजिट के ये अमाउंट का की संगणना सिर्फ टैक्स अमाउंट पे की जाती है, पेनल्टी के अमाउंट पे नहीं की जाती है। अगर पेनल्टी की राशि है तो जहाँ पे टैक्स अमाउंट है वहाँ आपको 0 भरना है, और पेनल्टी में सारी राशि को डालनी है, तो सिस्टम आपको प्री डिपॉजिट के लिए नहीं बोलेगा। सारी राशि का पेमेंट आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जब आप डाउनलोड करते हैं तो फिर ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और फिर आपको अपलोड करना है, जैसा कि अपील फाइल करने की प्रक्रिया में अभी आपको वेबिनार में बताया गया, शुरू के स्लाइड्स में। और जब ये एक्नॉलेजमेंट, जब अपील फाइल हो जाता है तो एक्नॉलेजमेंट जनरेट होता है, और आप ये सारी डिटेल्स को देख सकते हैं। एक बात, एक परिचर्चा के दौरान एक तथ्य और बताना मैं चाहूँगा, कि आप जब किसी भी एप्लीकेशन को फाइल करते हैं तो उसमें नीचे देखिएगा तो वो सेव का भी बटन होता है। तो अगर मान लीजिए आप सिस्टम पे हैं और आपको ऐसा लगता है कि अभी कुछ डॉक्यूमेंट्स और हैं, वो मैं बाद में दाखिल करूँगा, तो वो आप सेव करके जा सकते हैं। तो वो आप माई सेव्ड एप्लीकेशन से जाकर उसे देख सकते हैं। तो माई सेव्ड एप्लीकेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे एप्लीकेशंस जो आपके द्वारा पूरी तरह से दाखिल नहीं किए गए हैं वो आपको इस विंडो में दिखेंगे। तो वहाँ पे एक एडिट का भी बटन है और एक डिलीट का भी बटन है। तो अगर आपने अपील का एप्लीकेशन सबमिट नहीं किया है तो आप वहाँ से उसे डिलीट भी कर सकते हैं, कि आप फिर से इसको बनाना चाहेंगे, या आप डिलीट कर दें या फिर एडिट कर दें, जो अपडेट करना है कर दें। फिर सबमिशन का वही क्राइटेरिया है कि आपको वेरिफिकेशन वहाँ पे क्लिक करना होगा और इसे ये OTP से साइन करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड से। तो इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड डालेंगे, टेम्पररी आईडी होल्डर्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड का ही प्रावधान है। वैलिडेट OTP आएगा और आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। और आपको जो है एक टेम्पररी एक्नॉलेजमेंट जनरेट कर दिया जाएगा सिस्टम के द्वारा। इसी के साथ आप सबको एक बार पुनः धन्यवाद, कि हम अपना वेबिनार का सेशन क्लोज करते हैं, और हमने इस सेशन के दौरान अपील से संबंधित सारी प्रक्रियाओं को समझा है। शीघ्र ही अगला वेबिनार हम लोग करेंगे, जो पदाधिकारियों